हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ राजस्थान ज्योग्राफी से जुड़े 35 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले एग्जामों की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं और सभी क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके के प्रश्नों को का उत्तर देने में मदद करते हैं। और जो 35 क्वेश्चन है, इनसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप तो 300 से 400 क्वेश्चंस की तैयारी हो जाती है। तो दोस्तों, अच्छे से पढ़िए इन क्वेश्चंस को। और साथ ही यार, इस बार का जो वीडियो है वो लाने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि यार मुझे जॉब पे भी जाना होता है, वहाँ भी काम होता है। इसके अलावा घर पे आके जो डेली शॉर्ट्स आते हैं करंट अफेयर्स के, वो कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया तो उससे रिलेटेड वीडियोज़ बनाना होता है, और घर के खुद के भी बहुत से काम होते हैं यहाँ पे। तो इस वजह से मुझे काफ़ी टाइम लग गया है वीडियो बनाने में। और ये जो 2 दिन की छुट्टी है, वो ये क्वेश्चंस तैयार करने में, इनको टाइप करने में, फिर पीडीएफ फाइल बनाना, फिर इसको वीडियो को रिकॉर्ड करना और फिर उसको अपलोड करना, इन सब में बहुत टाइम लग जाता है। 2 दिन की छुट्टी इसी में चली गई मेरी। लेकिन फिर भी ये सब मुझे करने में अच्छा लगता है कि जो किसी को पढ़ाना है, मैं किसी के लिए एग्ज़ाम कुछ हेल्प कर सकूं। लाइक कि एग्ज़ाम का ऐसा स्टडी मटेरियल जो उनके जो गवर्नमेंट जॉब्स की वो तैयारी कर रहे हैं, उनमें काफ़ी हेल्प कर सके। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा अगर इस कंटेंट से किसी को फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, इस मेहनत को अगर आप सराहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो आइए दोस्तों, अब बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है बाप बोल्डर बैंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है जो एआरओ की एग्ज़ाम हुई थी 2022 में, उसमें पूछा गया था। इसका जो उत्तर है वो है जोधपुर। और व्याख्या है, बाप बोल्डर बैंड जोधपुर के बाप क्षेत्र में विस्तृत गोलाकार संस्तर। जो ये बाप बोल्डर बैंड है, ये है बाप गांव जोधपुर में। यहाँ पे क्या है, जो पुराजीवी महाकल्प के परमियन कार्बोनिफेरस युग के अवशेष मिले हैं, जिन्हें हिमवाहित माना जाता है। कुछ गोलासम खंडों पर स्पष्ट लकीरों के चिन्ह सुरक्षित है, जो संभवतः हिमवाहित होने के कारण घर्षण से उत्पन्न हुए हैं। आइए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है। तो ये जो एक क्वेश्चन है वो लाइब्रेरियन की जो ग्रेड 3 की एग्जाम हुई थी सितंबर 2022 में, उसमें पूछा गया था। और इसका आंसर है 56 का मैदान है। ये बांगड़ जो क्षेत्र है उसमें नहीं सम्मिलित है। और बांगड़ क्षेत्र कौन सा है? यह अर्धशुष्क मैदान या राजस्थान बांगड़। अर्धशुष्क मैदान महान शुष्क रेतीले प्रदेश के पूर्व में व अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में लूनी नदी के जल प्रवाह क्षेत्र में अवस्थित है। जो अर्धशुष्क मैदानी क्षेत्र है, इसी को बोलते हैं राजस्थान बांगड़। और ये कहाँ पे है? जो लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, यानी शुष्क जो अपना रेगिस्तान है उसके पूर्व में, और अरावली के पश्चिम में। और इस जो बांगड़ क्षेत्र है, इसको भी क्या है, 4 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो है घग्गर का मैदान, दूसरा है लूणी जवाई बेसिन या गोडवार प्रदेश, तीसरा है नागौरी उच्च भूमि, और चौथा है शेखावटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। तो ये 4 भागों में विभाजित करते हैं बांगड़ प्रदेश को। अब क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो है, देशहरों के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। तो जो उदयपुर में है रागा पर्वत चोटी व जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र। तो रागा तो है जो वो सिरोही में है, यहाँ पे रह गया, थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया। तो रागा जो है वो सिरोही में है, और जरगा है वो उदयपुर में। इनके मध्यवर्ती जो क्षेत्र है उसको देशहरों के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये क्या है, इनके बीच का क्षेत्र सदा हरा भरा रहने के कारण वह देशहरों कहलाता है। मगरा उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग क्या कहलाता है? मगरा कहलाता है। और जो परमाल है वो किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग उपरमाल कहलाता है। नाकोड़ा पर्वत 56 की पहाड़ियाँ
बाड़मेर के सिवाना ग्रेनाइट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियों का समूह क्या कहलाता है? नाकोड़ा पर्वत या छप्पन की पहाड़ियाँ कहलाती है। तो ये बाड़मेर में ऊपरमाल है वो है चित्तौड़गढ़ के बहसोरगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बिजोलिया तक, और जो मगरा है वो कहाँ है? उदयपुर का उत्तर पश्चिमी भाग मगरा कहलाता है। अब जो चौथा है प्रतापगढ़ में, क्वेश्चन नंबर 4, प्रतापगढ़ में आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है कांठल नाम से जाना जाता है। और जो माही नदी है उसको क्या बोलते हैं? कांठल की गंगा भी कहते हैं। जो इसकी व्याख्या है वो है राठ किसे कहते हैं? जो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है, इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे, और ये जो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है इधर, उसको कहा जाता है राठ। और जो है मालानी, ये राठ कहलाता है, वो जो हरियाणा की सीमा से लगता है। वो आप मैप में देख लीजिए, जूम मैं कर देता हूँ एक बार, आप यहाँ देख लीजिए। अलवर और भरतपुर का जो हरियाणा की सीमा से लगता है ये क्षेत्र राठ कहलाता है। एक बार इसको थोड़ा जूम कर लिया, उसके बाद ये वाला क्षेत्र राठ कहलाता है। उसके बाद आ गया जो है खेराड़, भीलवाड़ा व टोक का क्षेत्र जो बनास बेसिन में स्थित है, मतलब जिधर से बनास नदी बहती है, भीलवाड़ा व टोक का वह एरिया वह खेराड़ कहलाता है। मालानी है जालोर और बालोतरा, जो बालोतरा है बाड़मेर में, इसके मध्य का भाग जो है वो है मालानी। और देवल मेवलिया, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का भाग वो भी देवल व मेवलिया कहलाते हैं। और जो खेराड़ है ऊपरमाल व खेराड़ क्षेत्र संयुक्त रूप से मालखेराड़ कहलाता है। ये सॉरी मालखेराड़ है, खेराड़ ऊपर आ गया। और जो खेराड़ वो परमाल का क्षेत्र संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? मालखेराड़ कहलाता है। दोस्तों सभी क्वेश्चंस को मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक मैप रखिए, जहाँ भी आप जिस स्टडी टेबल पे पढ़ते हैं, या कोई भी मैप बुक रखिए जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ अपने पास में, और मैप के साथ करिए, क्योंकि उससे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होती है। मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है। मैंने भी जब जीके तैयार करी थी एसएससी के लिए, तो इसी तरीके से तैयार करी थी। तो हो सकता है सबका अलग अलग तरीका होता है, बट मेरी सजेशन तो ये है कि ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो ज़रूर से एक बार ट्राई करिए, और अगर आप पढ़ते हैं अगर मैप के साथ तो ये बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा है? तो इसे कहा है संतों का शिखर। क्वेश्चन नंबर जो इसका व्याख्या है, गुरु शिखर को क्या बोलते हैं? गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है, और इसे क्या कहा जाता है? गुरु माथा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है अरावली पर्वत श्रृंखला को बीच में से विभाजित करने वाली नदी प्रणाली कौन सी है? तो वो है लूणी व बनास। लूणी व बनास नदियाँ अरावली पर्वतमाला के मध्य भाग से प्रभावित होती है। अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान के जो लगभग 2 भागों में विभाजित करती है, 550 किलोमीटर में फैली हुई है। ये रेगिस्तान का प्रसार पूर्व की ओर रोकती है। और जो ये अरावली पर्वतमाला है, इसको भी एक यहाँ से 2 नदियों का उद्गम होता है। एक तो लूणी अजमेर की नाग पहाड़ियों से उद्गम होता है, और एक है बनास, ये राजसमंद में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो ये दोनों है जो दोनों नदियाँ हैं वो क्या करती है? अरावली पर्वतमाला के मध्य भाग से प्रभावित होती है, इसलिए ऐसे कि ये इसको बीच में से विभाजित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बर दर्रे से होकर कौन सा राजमार्ग गुजरता है? तो बर दर्रा है, इससे गुजरता है जयपुर जोधपुर राजमार्ग। और ब्यावर तहसील में अरावली श्रेणियों के 4 दर्रे स्थित है। ये है बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सुराघाट। जो बर दर्रा है वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर पाली जिले में स्थित है, जो ब्यावर को बर से जोड़ता है। मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने इसी दर्रे से राजस्थान में प्रवेश किया था।
क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान के कौन से प्राकृतिक भूभाग गोंडवाना लैंड के अवशेष है? तो ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग व मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। जो दक्षिण पूर्व में है पठारी भाग, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, और मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है, ये क्या है? गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। तो राजस्थान का अरावली प्रदेश व हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड के भाग है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार राज्य के कितने जिलों में है? तो अरावली जो पर्वतमाला है इसका विस्तार है राज्य के 13 जिलों में है। और ये जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, अलवर व पाली व जयपुर के कुछ भाग में यह राजस्थान में लगभग 550 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। और अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर है। और इसका लगभग जो 550 किलोमीटर है 80% के अराउंड बनता है, जो कि राजस्थान में फैला हुआ है। और ये गुजरात से वहाँ शुरू होती है, और उसके अलावा जो दिल्ली की रायसीना पहाड़ी, जहाँ पे अभी शायद राष्ट्रपति भवन है, वहाँ तक फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डग गंगधार उच्चभूमियाँ हिस्सा है। तो ये क्या है? जो हाड़ौती का पठार है उसका हिस्सा है। डग गंगधार उच्चभूमि हाड़ौती पठार के दक्षिण भाग के झालावाड़ जिले में स्थित पठारी भाग, जो झालावाड़ जिले में स्थित है, जो पठारी भाग उसको बोलते हैं, और जिसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। यहाँ काली मृदा की प्रधानता रहती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सीफ है एक क्या है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। और ये भी जेई इनकी जो एग्जाम होती है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो पूछे गए क्वेश्चन है उनमें से है। और इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा, और इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी जो साधारण भाषा में यूज की जाती है। ऐसे शब्द हम जो नॉर्मली हमारे जो डेली जो बातचीत वार्तालाप होता है उनमें तो हम वैसे शब्द यूज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को याद करना थोड़ा मुश्किल है। बस किया जा सकता है अगर हम अच्छे से मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, नई तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये भी याद किए जा सकते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सभी करते ही हैं जो अच्छे से तैयारी करते हैं। तो जो अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती या रेखीय बालू का स्तूप, यह बालू का स्तूप इस रेगिस्तानी भूभाग के पश्चिम तथा दक्षिण भाग में मुख्यतः जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर में वायु की दिशा के अनुरूप पाए जाते हैं एवं लंबवतः समांतर श्रेणी के समान दिखाई देते हैं। इन पर कुछ वनस्पति पाई जाती है। और इन स्तूपों में क्या होता है? लंबी धुरी वायु की दिशा के समांतर होती है। और ये होते हैं स्तूप, इनकी ऊंचाई होती है 10 से 60 मीटर तक, तथा ये 3 प्रकार के होते हैं, शीफ, वनस्पति युक्त रेखीय और पवन विमुख रेखीय। 3 प्रकार के होते हैं जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये भी जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है। कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है राजस्थान कांस्टेबल का, उसमें पूछा गया है 2020 में। तो जो राजस्थान को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, एक तो हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एक मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, एक पूर्वी मैदानी भाग, और चौथा है दक्षिणी पठारी प्रदेश, यानी जिसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। तो 4 ये हो गए। और जो है राजस्थान को जलवायु के आधार पर कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अपवाह क्षेत्र के आधार पर राजस्थान में 3 नदी प्रणाली मौजूद है। कौन कौन सी? एक तो जो है अरब सागर की ओर, एक बंगाल की खाड़ी वाली, और एक है जो अंतः प्रवाह वाली। 3 नदी प्रणाली मौजूद है। एक तो जो बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, एक जो अरब सागर में जाके मिलती है, और एक है जो मतलब अंतः प्रवाह वाली नदियाँ वो है जो भूमि जहाँ शुरू होती है और किसी समुद्र में जाके नहीं मिलती, वहीं विलुप्त हो जाती है।
ऐसी इसी करमें और जैसलमेर में है नदियाँ, ज़्यादातर इसी एरिया में है। और जो तीसरा है, कृषि विभाग ने राजस्थान में कितनी प्रकार की 14 प्रकार की मृदा का वर्गीकरण किया है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है 2 बार। जो बीकानेर में पुंगल में चारों ओर मिलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं। ये बालू का स्तूप दीर्घ काल तक वायु के एक दिशा में, यानी दीर्घ काल यानी लंबे समय तक वायु एक ही दिशा में बहती रहेगी, तो उसे क्या है, पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। यह स्तूप अर्धशुष्क भागों में अधिक स्थिर रहते हैं। जो अर्धशुष्क भाग है वहाँ पे तो ये स्थिर रहेंगे, तथा मरुभूमि के पूर्वी एवं उत्तरी भागों में अधिक पाए जाते हैं। ये बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार भी होते हैं, और इनका जो मतलब आकार बन जाता है वो आधे चांद की तरह होता है। यह बीकानेर जिले के पुंगल क्षेत्र, गंगानगर के दक्षिणी भाग, रावतसर व सूरतगढ़ आदि तथा चूरू आदि भागों में पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों की सामान्य ऊंचाई कितनी होती है। 10 से 40 मीटर तक होती है। जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं तो ऊंचाई कितनी होती है, 10 से 40 मीटर तक होती है। और जो चंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है बरखान। और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स हुए हैं इससे पहले उनमें पूछा गया है। तो यह अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं, ये चूरू में भालेरी में, जैसलमेर शिखर, मेंथा नदी घाटी है, लूणक रणसर, सूरतगढ़, बाड़मेर, ओसिया, जोधपुर आदि में ये गतिशील रंध्र युक्त नवीन बालू युक्त स्तूप श्रृंखलाबद्ध रूप में पाए जाते हैं। बरखान बालू का स्तूप प्राय वनस्पति विहीन होते हैं, यानी इन पे कोई भी पेड़ पौधे कुछ भी नहीं पाए जाते, ना घास होती है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। ये यहाँ पे है, और बाद में थोड़ा आगे कहीं पे भी दूसरी जगह हवा आती है तेज़ तो उसके साथ चले जाते हैं, जो आंधी आती है। इन बालू का स्तूपों का पवनानुवर्ती भाग लंबा व पूछनुमा तथा शीर्ष भाग अर्धचंद्राकार व इनका आखिरी छोर गलतनुमा समतल तथा उपजाऊ होता है। और इनकी ऊंचाई होती है 10 से 20 मीटर तक तथा चौड़ाई 100 से 200 मीटर तक होती है। इनकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, बालू का स्तूप के प्रकार नहीं है। इसके ऑप्शंस भी थे वो मैंने हटा दिए। इनसेलबर्ग है वो कोई बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है जो वीडियो की एग्ज़ाम हुई है दिसंबर 2021 में, और जो वीमेन सुपरवाइजर की एग्ज़ाम हुई थी 2015 में उसमें पूछा गया है। यहाँ जो बालू का स्तूप है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 8 प्रकार के। तो अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती या रेखीय बालू का स्तूप, दूसरा है बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है पीछे, जो अभी पिछले 2 क्वेश्चन थे उनमें ये हमने इनके बारे में स्टडी कर ली है। तीसरा होता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, और चौथा है पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये थोड़ा टाइपिंग अनुप्रस्थ वैसे नहीं आएगा, बट ठीक है, टाइपिंग में हो जाता है, ये चीज़ें मिस हो जाती है, इतना सारा होता है। पांचवा है तारा बालू का स्तूप, और छठा है नेटवर्क बालू का स्तूप। सातवां है अवरोध बालू का स्तूप, और आठवां है सर्व कापिस बालू का स्तूप। ये सर्व है, ये लिखा नहीं जा रहा था, वैसे ये रे की जो यहाँ लगा हुआ है आधा रे वो नीचे आना चाहिए था, बट ये भी लिखा नहीं गया, तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो यहाँ पे 8 तरीके के जो बालू का स्तूप है उनके बारे में बताया गया। सामान्यतः यही 8 प्रकार पाए जाते हैं राजस्थान में। और अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है एग्जाम्स में। तो जो 50 सेमी वर्षा रेखा उससे पश्चिमी जो रेगिस्तान है, पश्चिमी मरुस्थल है, उसकी
पूर्वी सीमा निर्धारित होती है, यानी इसके बाद रेगिस्तान की आखिरी छोर है। इसके बाद जो एरिया है वो रेगिस्तानी नहीं, वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में आ जाता है, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में। तो जो व्याख्या है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग की पूर्वी सीमा राज्य को दो जलवायवीय भागों में बांटने वाली अरावली पर्वतमाला वह 50 सेमी वार्षिक वर्षा रेखा बनाती है। और जो अरावली पर्वतमाला है, इसको भारत की महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर है। तो जो 50 सेमी वार्षिक वर्षा रेखा है, दो भागों में बांटती है। ये अरावली पर्वतमाला के समानांतर है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो है, रेगिस्तान की मार्च से क्या तात्पर्य है? तो रेगिस्तान का किन्हीं कारणों से आगे बढ़ना। जब व्याख्या जब वायु द्वारा रेगिस्तानी बालू मिट्टी का अधिक मात्रा में अपरदन होता है। तो अपरदन क्या होता है कि एक स्थान से जो या तो पानी के द्वारा अपरदन होगा, तो पानी में बह के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाएगी। उसी तरह वायु से अपरदन होगा, तो वो क्या है, वायु से हवा जब तेज आएगी तो वो मिट्टी को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी। और तो वह इस मरुस्थलीय प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों में फैल जाती है और वहाँ भी धीरे धीरे शुष्क मरुस्थलीय दशाएं विकसित होने लगती है। और फिर क्या है, जब हवा उस मिट्टी को उठा के ले जाएगी तो वो ऐसे एरिया में ले जाएगी जहाँ पे रेगिस्तान नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये मिट्टी जा जाके धीरे धीरे वहाँ पे भी ऐसी दशाएं उत्पन्न होने लग जाती है। मतलब वहाँ भी रेगिस्तान बनने लगेगा, और इसे ही क्या कहते हैं, रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मगरा क्षेत्र किसे कहते हैं? तो उदयपुर के उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भूभाग को क्या कहते हैं? मगरा। और गिरवा उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में विद्यमान तस्तरीनुमा आकृति वाली पहाड़ों की श्रृंखला को। तो मगरा भी उदयपुर में है, गिरवा भी उदयपुर में है, और ये क्या है, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में जो तस्तरीनुमा आकृति में बनी हुई है पहाड़ी, उनकी श्रृंखला को कहते हैं गिरवा। भाकर क्या है, जो पूर्वी सिरोही के पश्चिम में विद्यमान अरावली की तीव्र ढाल वाली व उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियों वाले भूभाग को स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, उसे मेसा का पठार कहते हैं। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कौन से पठार पर स्थित है? तो वो है मेसा का पठार पर। तो ऐसे ही सभी जो क्वेश्चंस की व्याख्या दी गई है उनसे कई सारे क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। तो इनको अच्छे से पढ़िएगा, आपके 35 क्वेश्चंस की जो व्याख्या है उससे कई सारे क्वेश्चंस तैयार होंगे। और इसकी जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके आराम से करिए डाउनलोड और इसको पढ़िए, और लोगों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इन क्वेश्चन से पढ़ सके। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, राज्य के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती? तो भाई ऐसे कितने जिले हैं? 10 जिले हैं जिनकी किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगती। दो तो हो गए, जैसलमेर व बीकानेर, ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगाते हैं, किसी अन्य राज्य के साथ इनकी कोई सीमा नहीं है। जिलों के साथ है पर राज्य के साथ नहीं है। उसी तरीके से 8 जिले हैं जिनकी सीमा जो है पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, बूंदी, दौसा, नागौर व जोधपुर, जो ना तो किसी राज्य से ना ही किसी देश से सीमा लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई राजस्थान में लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर, जो कि राज्य के 12 जिलों में फैली है। इसका 80% भाग राजस्थान में है। व्याख्या, कुल लंबाई है 692 किलोमीटर अरावली पर्वत श्रृंखला की, और 550 किलोमीटर राजस्थान में है। और जो अरावली पर्वतमाला है वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली पर्वत श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ क्या है? चोटियों की पंक्ति है, जो कि सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। 692 किलोमीटर पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना पहाड़ी वर्तमान नाम दिल्ली रेंज दिल्ली तक फैली है। क्वेश्चन नंबर 21 है,
राज्य के वे जिले कौन से हैं जिनका कुछ क्षेत्र उन जिलों की मुख्य भूमि से बिल्कुल पृथक एवं दूर स्थित है? अजमेर व चित्तौड़गढ़। तो अजमेर और चित्तौड़गढ़ है जिनकी मतलब थोड़ा सा हिस्सा जमीन का, वो क्या है, उनकी जो पूरा जिला है उससे थोड़ी दूरी पर है, यानी बीच में दूसरा राज्य आ जाता है। वो उससे लगता है कि एक टुकड़ा जैसे टूट के अलग हो गया हो, इस तरीके से वो दिखता है जब मैप में आप देखोगे तो मैप देखोगे तो व्याख्या है, राजस्थान के अजमेर जिले का जो टाटगढ़ क्षेत्र अजमेर जिले की मुख्य भूमि से अलग कुछ दूरी पर है। इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ जिले का भैंसरोडगढ़ भाग चित्तौड़गढ़ जिले की मुख्य भूमि से दूर कोटा बूंदी के पास है। तो अजमेर का तो टाटगढ़ क्षेत्र और चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ चित्तर दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? तो मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में। यह भी देखा ही था हमने, मेसा का पठार है जिस पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है जो पहले वाले क्वेश्चंस में। जो उड़िया का पठार है वो है सिरोही में, और ये राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर ऊंचा है उड़िया का पठार। और भोराट का पठार ये उदयपुर में उदयपुर जिले में जो गोगुंदा है वहाँ से राजसमंद में कुंभलगढ़ के मध्य स्थित राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है 1225 मीटर। तो सबसे ऊंचा तो हो गया उड़िया का पठार और दूसरा सबसे ऊंचा हो गया भोराट का पठार। और तीसरा आबू का पठार सिरोही, राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है 1200 मीटर में ऊंचा सिरोही में। और लसाड़िया का पठार है वो उदयपुर में। पांचवा है ऊपरमाल का पठार, ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक। और जो ऊपरमाल का पठार, और वो भी हमने देखा था जो माल खेराड़ क्षेत्र है, वो खेराड़ और ऊपरमाल का जो संयुक्त क्षेत्र है उसको माल खेराड़ बोलते हैं। वो पहले हमने पढ़ा था इसको, जो पिछले क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन दी हुई थी उनमें था। क्रास का व काकनवाड़ी का पठार है अलवर सरिस्का में। और जो भोमट का पठार है वह दक्षिणी उदयपुर, उत्तर डूंगरपुर व पूर्वी सिरोही। और जो क्वेश्चन नंबर 8वां मानदेसरा का पठार है वो है चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 23 है, आबू पर्वत श्रेणी के पूर्व में आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र है, तो उसके पश्चिम में शुष्क जलवायु क्षेत्र हैं। आबू पर्वत श्रेणी बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं के मार्ग में पड़ती है। और जो आबू पर्वत श्रेणी है ये अरावली का हिस्सा है, तो इसके पश्चिम में तो रेगिस्तान आ जाता है, तो वहाँ शुष्क जलवायु है। और इसके पूर्व में जो आते हैं ये हाड़ौती का पठार, और ये दक्षिणी पठारी भाग है। और ये बांसवाड़ा और ये जो जिले आ जाते हैं जहाँ पे कि अत्यधिक वर्षा होती है, तो ये आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र आ ही जाएगा इसके पूर्व में। अब आबू जो पर्वत श्रेणी है वो क्या है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं के मार्ग में पड़ती है, जिससे इससे टकराकर यह हवाएं इसके पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा करती है, जबकि इसके पश्चिमी भाग में यह हवाएं नहीं पहुंच पाती, या फिर इनमें जो है जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक न्यून हो जाने के कारण वर्षा नहीं कर पाती। अति है वृष्टि छाया प्रदेश शुष्क जलवायु वाला रह जाता है, ये बीच में आ जाती है। जो बंगाल की खाड़ी से आती है मानसूनी हवाएं उनके तो पूर्व में तो बढ़िया वर्षा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो वो है गुरु शिखर। व्याख्या, हिमालय और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, सबसे ऊंची चोटी। और जो कि कहाँ पे है? सिरोही जिले में। और एक कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पड़ती है? तो ये क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि हिमालय और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पड़ती है जो, और ये अरावली में है गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो है, संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस रचना क्रम से है? तो वो है देहली क्रम। व्याख्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इनकी उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्री कैम्ब्रियन कल्प आग या प्राचीन कल्प में लगभग 650 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी।
अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वत जिन्हें ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है। अरावली की मुख्य श्रेणी क्वार्टजाइट चट्टानों की बनी है। अरावली पर्वत श्रेणी का स्वरूप अजमेर से सिरोही होते हुए गुजरात तक तानपुरे का समान है। और जो इसका अरावली पर्वत है वो तानपुरे के समान है, क्योंकि दक्षिण में तो ये क्या है कि अजमेर से सिरोही होते हुए तक तानपुरे की, क्योंकि दक्षिण का जो भाग है उधर अरावली पर्वतमाला क्या है काफ़ी चौड़ी और बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। और जो जैसे जैसे ये उत्तर की ओर जाते हैं तो ये कम चौड़ी और वो होती जाती है। इस वजह से तानपुरे की भी जो डिजाइन है वो इसी तरीके की होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान में वृत्त सीमांत भ्रंश फैला है। तो ये है उदयपुर की पहाड़ियों के सहारे। ये फिर टाइपिंग में वो हो गया तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि ये आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आएगा डैश। तो आप देख लीजिएगा, राजस्थान में वृत्त सीमा तो भ्रंश फैला है के सहारे, तो आएगा उदयपुर की पहाड़ियाँ। तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। और इसकी जो व्याख्या है, राज्य के उदयपुर के दक्षिण से प्रारंभ होकर राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग से विशाल सीमा भ्रंश गुजरता है, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड गुजरता है, जो चित्तौड़गढ़ के बेंगू व उत्तरी कोटा में स्पष्टता दृष्टिगोचर होता है एवं तथा पुनः सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों में दृश्यमान होता है। यहाँ पे भी आएगा जो कोमा, धौलपुर जिलों में दृश्यमान होता है। हेरोन ने इस सीमा भ्रंश को थ्रस्ट कहा है। इसको भी ठीक कर लीजिएगा, थ्रस्ट, क्योंकि टाइपिंग फॉन्ट थोड़ा हो नहीं पाता, ये शब्द कैसे लिखा है वो लिखने में बहुत दिक्कत आती है। जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो है, मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। तो मारवाड़ का मैदानी भाग है उसको मेवाड़ के उच्च पठार से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। मेवाड़ के उच्च पठार को मारवाड़ के मैदान से पृथक करने वाली पर्वत श्रेणी को मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मेरवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये अजमेर शहर के निकटवर्ती भागों में पहाड़ियों के समानांतर क्रम में दृष्टिगोचर होती है। इन पहाड़ियों में व्यावर तहसील से 4 दर्रे बर्ग, परवेरिया, शिवपुर घाट एवं सुरा घाट है। इस भाग के अन्य दर्रे हैं जीलवाड़ा की नाल, कछवाली, अरनिया और पीपली आदि। क्वेश्चन नंबर जो 28 है, कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को क्या कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा है। और अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम भाग आबू पर्वत खंड है। जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसका जो सबसे ऊंचा हिस्सा है वो है आबू पर्वत खंड, जो कि कहाँ पे है? सिरोही जिले में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1200 मीटर से भी अधिक है। इनमें ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता है। आबू पर्वत खंड लगभग 19 किलोमीटर लंबा एवं 8 किलोमीटर चौड़ा है। यह एक अनियमित व बैसोलित पठार है। स्थलाकृति की दृष्टि से एक विशाल इंसेलबर्ग कहा जाता है। तो इंसेलबर्ग क्या है? ये जो आबू पर्वत खंड है उसको कहा जाता है। और पीछे क्वेश्चन में आया था कि जो बालू जो स्तूपों के प्रकार है, बालू का स्तूप, तो उसमें ये था इंसेलबर्ग। तो इंसेलबर्ग तो क्या है? ये है आबू पर्वत खंड। और जो बालू का स्तूप होते हैं वो रेगिस्तान में होते हैं। ये मध्यवर्ती जो अरावली प्रदेश है उसका हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 29, किस जिले में अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक है? तो यहाँ आंसर है उदयपुर। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में दक्षिण में चौड़ाई और ऊंचाई में अधिक है, जो उत्तर की ओर जाने पर धीरे धीरे कम होती है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 650 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर है। और जो सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर में अरावली पर्वतमाला का। क्वेश्चन नंबर 30 है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों उत्तर पश्चिमी एवं दक्षिण पूर्वी में बांटती है। इनमें से किस भाग में वनस्पति कम पाई जाती है? तो
उत्तर पश्चिम में कम पाई जाएगी क्योंकि वो तो शुष्क मरुस्थली रेगिस्तान है। और दक्षिणी पूर्वी है वो राजस्थान का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला एरिया है, तो वहाँ तो ज़्यादा वनस्पति होगी जहाँ बारिश ज़्यादा होगी। तो ये भूभाग अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में पश्चिम में विस्तृत है, जो उत्तर पश्चिमी भाग है। यह मरुस्थलीय प्रदेश राज्य के कितने जिलों में? 12 जिलों में विस्तृत है, जो कि वर्षा की अनिश्चितता, कभी यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, बाढ़ भी आ जाते हैं, तो कभी बिल्कुल ही बारिश नहीं होती। अनियमितता एवं अल्पता तथा तापमान व जलवायु की अतिशयताओं से ग्रसित रहता है। तापमान दिन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो रात को बिल्कुल एकदम से ठंडा हो जाएगा। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहाँ बहुत कम वर्षा करता है, इस कारण यहाँ वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर जो है 31 वो है, राजस्थान के धौलपुर जिले से कौन सी रेखा गुजरती है? तो यह 78 डिग्री पूर्वी देशांतर धौलपुर जिले से गुजरती है। जो राज्य के देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी है, इसका अंतर 8 डिग्री 47 मिनट है। तो देशांतरीय विस्तार तो ये जो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है वो जैसलमेर से शुरू होता है और इधर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर धौलपुर जिले तक। और जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश बांसवाड़ा और जो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है वो हनुमानगढ़ तक। तो आप मैप में देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे कि कहाँ से जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कैसे है राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर जो है 32, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है? तो ऐसे 4 जिले हैं। एक तो है बांसवाड़ा जो मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ सीमा लगाता है। एक है धौलपुर जिला जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ। एक है भरतपुर जो हरियाणा व उत्तर प्रदेश के साथ। तथा एक है हनुमानगढ़ जिसकी हरियाणा व पंजाब के साथ सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर है 33, हरियाणा के साथ किस जिले की सीमा सर्वाधिक है? तो हरियाणा के साथ है हनुमानगढ़ की। तो पंजाब है उसकी सर्वाधिक सीमा है श्री गंगानगर के साथ और न्यूनतम है हनुमानगढ़ के साथ। हरियाणा की है सर्वाधिक हनुमानगढ़ के साथ और न्यूनतम है जयपुर के साथ। उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक सीमा है वो है भरतपुर के साथ और न्यूनतम है धौलपुर के साथ। मध्य प्रदेश की झालावाड़ के साथ सर्वाधिक सीमा और भीलवाड़ा के साथ न्यूनतम सीमा है। और जो गुजरात है उसकी उदयपुर के साथ है सर्वाधिक और बाड़मेर के साथ है न्यूनतम सीमा। और जो सर्वाधिक सीमा वाला जो जिला है वो है झालावाड़ जिसकी मध्य प्रदेश के साथ ओवरऑल देखें तो। और जो गुजरात की बाड़मेर के साथ लगती है, तो बाड़मेर की सबसे कम सीमा है किसी भी राज्य के साथ। क्वेश्चन नंबर 34 है, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? तो वो है यूरेशियन प्लेट। अरावली क्या है? भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला है और ये कब की है? जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हुई थी, तो तब की है अरावली पर्वत श्रृंखला। 650 मिलियन वर्ष पूर्व की जो है वलित पर्वत श्रेणियाँ। क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी और जो लास्ट, इंग्लिश में लास्ट आखिरी एक ही बात है, जो क्वेश्चन है वो है 35, यह थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? और यह है बालू का स्तूप। बालू का स्तूप का प्रकार है। इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण वनस्पति एवं समतल मैदानी भाग के बीच उत्पाटन डिफ्लेशन से होता है एवं इनकी आकृति तीव्र कोण पर मिलकर सेवन प्रारूप या स्त्रियों के हेयर पिन की आकृति बनाती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, स्त्रियों के हेयर पिन की आकृति वाले जो बालू का स्तूप है वो कौन से हैं? तो पैराबोलिक। दक्षिणी पश्चिम भाग में इनका आकार अत्यधिक विस्तृत एवं उत्तरी पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत छोटा होता है और इनका स्वरूप बरखान बालू का स्तूप के समान ही होता है। जो बरखान बालू का स्तूप होते हैं उनके समान ही इनका स्वरूप होता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो आप इसकी PDF फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और हमारी मेहनत को सराहने के लिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और थैंक यू फॉर